चीजें नहीं करेंगे। और एक बात फिर से मेरा एक अनुरोध है, बच्चे हमारे हैं और बच्चे छोटे हैं, विशेषकर पहली दूसरी तीसरी वाले काफी छोटे बच्चे होते हैं, काफी दिनों से स्कूल नहीं लगे हैं, तो बच्चों को प्रश्न दे दें। अगर वो प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न में कोई भाषा समझ में नहीं आती, यद्यपि प्रश्न निश्चित रूप से राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र द्वारा बनाए गए हैं तो बड़े सरल भाषा में होंगे, बच्चे समझ जाएंगे। अगर प्रश्नों को समझने में कहीं कोई दिक्कत है तो उसमें टीचर सहयोग कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ ना करें कि हम उनको उत्तर बताएं या हम नकल कराएं, ऐसी किसी मंशा से कोई कार्य ना करें। एक बात मैं और शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि प्रदेश के पास हर जगह का डेटा होता है, हर स्कूल का डेटा होता है, हर बच्चे का लर्निंग आउटकम का लेवल क्या है। यदि हमारा कोई टीचर बहुत चालाकी करता है या उसमें थोड़ा सा अपनी नकल की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है, तो पता चला कि 2 साल पहले बच्चे का लर्निंग आउटकम का जो लेवल था वो कहीं नीचे था, और 2 साल से स्कूल नहीं लगे, कोविड-19 का संक्रमण है और उसका लेवल अचानक बहुत हाई हो गया। ऐसी बारीक बारीक समीक्षाएं की जाती हैं और जिससे हमें लज्जित होना पड़ता है, और ये होता है कि हमने गलत तरीके का उपयोग किया। जैसा अभी एक पत्र आया गृह संपर्क अभियान में, जब उसमें सैंपल के रूप में दिया गया है, तब पन्ना जिले का नाम नहीं है, पर कई जिलों में जो गृह संपर्क अभियान किया और उसमें जो फोटो अपलोड की गई, तो उसमें शो हो रहा है कि कोई किसी ने अपने घर से किया है, किसी ने सेल्फी भेजी है, किसी ने चबूतरे में बैठ के किया है। तो आजकल ये निश्चित रूप से ऐसा ये डिजिटल युग है, इस पर हम कोई भी हर चीज जियो टैग के माध्यम से है, हर डाटा स्टेट के पास है। कोई ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि हम अपनी स्थिति का हमें सामना करना पड़े। हम अपनी टीम से ये उम्मीद करते हैं कि हम शासन के निर्देशों के अनुकूल ही काम करेंगे। और बीआरसीसी साथियों से मेरा पुनः आग्रह है, सामग्री, आदेश, ये निर्देश से सभी पहुंच जाए और हर जगह से एक सूची मंगवा के रख लें कि किन बच्चों को चिन्हित किया है शालाओं ने, ये सूची भी आपके पास होनी चाहिए। भोपाल से ओआईसी भी आएंगे, वो किसी ब्लॉक के किसी भी स्कूल में जा सकते हैं और गांव में जाकर के टेलीफोनिक कांटेक्ट करेंगे, कहाँ पर परीक्षा हो रही है, बच्चों का सफर कहाँ हो रहा है। तो ऐसी स्थिति नहीं हो कि कोई भी जगह बाधित हो और हम उसका जवाब न दे पाए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरी मंशा से काम करेंगे। जो प्रेजेंटेशन है वो सिंह साहब हैं, जड़िया जी हैं, अरविंद जी हैं, एरिया जी, आप सबसे अनुरोध है कि इस पर जो भी डिटेल चर्चा और दिशा निर्देश देना चाहें कृपया दें। मैंने जो प्रमुख बिंदु थे उन पर मैंने अपनी बात कही है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर के मार्गदर्शन से ही पन्ना भी टॉप पे चल रहा है और पहले पोजीशन पे अपने को मेंटेन करके रखा हुआ है। निश्चित तौर पर जो आज का टास्क है जिसपे हम बेस लाइन पे चर्चा करने वाले हैं, इस पे भी हमें निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। अब मैं डाइट प्रिंसिपल सर को आमंत्रित करता हूं कि वो एक बार अपना ओपनिंग रिमार्क के साथ में इस ट्रेनिंग की शुरुआत करें। आदरणीय खान सर, खान सर जुड़ नहीं पा रहे लगता है पुष्पेन जी। आ गए, दिख तो रहे हैं। अच्छा अच्छा, आ रही है तो हम अरविंद जी को सुन लेते हैं और उसके बाद फिर आप सर को सुन लेंगे। फिर संजय सर को मैं हैंड ओवर करूंगा ट्रेनिंग को आगे ले जाने के लिए। अरविंद सर, आप सुन पा रहे हैं? जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सभी बेसलाइन प्रशिक्षण के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए सभी सहभागियों को मेरा नमस्कार। मैं एक दिन और सर को लिख रहा था कि जिस दिन राज्य शिक्षा केंद्र से बेसलाइन टेस्ट के लिए एक बैठक चल रही थी,
तो जितना हम सक्रिय थे, जड़िया जी सक्रिय थे और हमारे विभूति पटेरिया सर सक्रिय थे, उससे ज्यादा व्यवस्थित तरीके से नोट करना और पूरे प्रशिक्षण को देखना, पूरे प्रशिक्षण को निर्देशित करना, बाद में हमारे डीपीसी सर का पूरा ध्यान उस पर किस तरह केंद्रित था। निश्चित रूप से हम उनके धन्यवाद के पात्र हैं और हम बहुत खुश थे इस चीज से कि जितने अवेयर हम अपने एकेडमिक काम के लिए, हमसे ज्यादा, बहुत ज्यादा डीपीसी सर उसको देख रहे थे और वही मार्गदर्शन उन्होंने बिंदुवार दिया भी है। अभी मुश्किल से 15 मिनट पहले मेरे पास झाबुआ से फोन आया था डीपीसी सर का, प्रजापति साहब का। उनका भी कहना था कि हमने आपके पन्ना जिले का जो परफॉर्मेंस देखा है, तो किस तरह डीपीसी सर मेहनत करके ले जा पाते हैं पूरे जिले को आगे, और उन्होंने एकेडमिक पोर्शन पे कुछ मुझसे बात करी कि कैसे हम व्हाट्सएप आधारित असेसमेंट और अन्य कंपोनेंट पे आगे जाएं। तो हम खुशकिस्मत समझते हैं और कि हमें ऐसा मार्गदर्शन, ऐसा संरक्षण मिला है कि हम अपने आप मध्य प्रदेश में पन्ना जिले को माननीय के संरक्षण में और मार्गदर्शन में ले जाते हैं। बस तो मूल रूप से एक बात जोड़नी आवश्यक, मतलब आवश्यक लग रही है कि इन तिथियों में जिनमें हमारा बेसलाइन टेस्ट होना है, ओआईसी सर का भी प्रोग्राम बनाया जा सकता है राज्य से। हमारे अपने जिले की टीम भी उन विद्यालयों तक पहुंच सकती है। तो बेसलाइन टेस्ट की तैयारी तो करनी ही है, लेकिन उन रूट्स पर जो भी विद्यालय हैं और जो जिन विद्यालय में जाना है उन विद्यालयों पर भी अपनी अन्य गतिविधियों की भी तैयारी अच्छी रही है। ऐसा ना हो कि हम पहुंचे और या हमारे जिले से कोई टीम पहुंचे और हम विद्यालय में पाते हैं कि जो कार्यक्रम हमें अन्य करने चाहिए, चाहे वो डीजीएलईपी से संबंधित हो, चाहे बहुत अच्छे नामांकन से संबंधित हो कि हमारा क्या परफॉर्मेंस है, या स्कूल का रखरखाव और पूरी साफ सफाई और व्यवस्थित विद्यालय का होना है, ये भी रहा होना चाहिए। इसकी तैयारी भी नियमित रूप से रही आए। ऐसी स्थितियां ना बने कि हम जिस स्कूल में जा रहे हैं वो हमें व्यवस्थित ही ना मिले। तो निश्चित रूप से अंदर जो बेसलाइन टेस्ट हो रहा है बाहर से आने वाले अतिथियों के लिए अच्छा हो, एक चीज। दूसरा, सर ने भी उसको स्पष्ट रूप से इंडिकेट किया है। मैं भी कहूंगा कि पूरे प्रशिक्षण, पूरे बेसलाइन टेस्ट का जो आधार है वो है N2, मतलब N-2, N-1 और N। इसका तात्पर्य है कि जो प्रश्न पत्र की संरचना है उसमें 15 प्रश्न आने हैं और 15 में से 3 प्रश्न जिस क्लास में बच्चा अभी वर्तमान में है उससे 2 क्लास पहले के आने हैं, 4 प्लस प्रश्न उसमें 1 क्लास पहले के आने हैं, और जो वर्तमान क्लास है जो पास होकर आया है बच्चा, बाकी 8 प्रश्न उससे आने हैं। तो ऐसा ना हो कि जिस क्लास में आया है वो तो 8 प्रश्न बहुत अच्छे से हमने हल कर दिए और उनके नंबर दिख गए, और जो हमारे शुरुआती 3 प्रश्न और 4 प्रश्न है वो हल नहीं हुए। तो ऐसी स्थितियां ना बने, क्योंकि निश्चित रूप से सर ने भी कहा और मैं भी कहूंगा कि सारे प्रकार का डाटा राज्य तक आजकल ऑनलाइन है और ये पूरा का पूरा रिजल्ट भी ऑनलाइन फीड होगा। तो हमें ये देखना होगा, जिस तरह हम व्हाट्सएप आधारित असेसमेंट में भी बहुत सारे प्रश्नों को हल करते आए हैं, इसी तरह इन प्रश्नों में भी कौन से स्तर के प्रश्न हैं और कहाँ उत्तर जा रहा है, हमें ये देखना होगा। ऐसा ना हो कि एक बच्चा बैठा है जिसने पीछे के प्रश्न नहीं किए और आगे के उसके 8 हल हैं, पीछे के प्रश्नों पर 0 आ गया और आगे के जो 8 प्रश्न हैं अंतिम के, उनमें बहुत सारे नंबर्स आ गए। ये विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात होगी, क्योंकि इस पर क्वेरी जरूर आएगी राज्य से अगर कहीं धोखे से छूट हो जाएगी। निश्चित रूप से पूरा का पूरा बेसलाइन टेस्ट का 2021-22 का जो हमें पीपीटी प्राप्त हुआ है उसमें क्रमशः हमारे जड़िया सर इस पूरे प्रशिक्षण को आगे उन्मुखीकरण कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। अंत में फिर मुझे जहाँ जरूरत लगेगी तो मैं जरूर आपके साथ आपसे अनुमति लेके शामिल हो जाऊंगा। पुनः धन्यवाद पुष्पेन जी, और पुनः धन्यवाद ज्ञापित करूंगा मैं सम्मानित डीपीसी सर का। सर थैंक यू अरविंद जी। तो अरविंद जी है ना, दिन रात हमारे जुटे रहते हैं और सारे टीचरों को मोटिवेट करते रहते हैं और सारे साथियों को मोटिवेट करते रहते हैं और स्टेटस अपडेट देते रहते हैं ओवरनाइट, जिसकी वजह से हमें हमारे पूरी टीम को अपडेट मिलता रहता है कि हमारी क्या पोजीशन चल रही है। तो एक अहम योगदान हमारे अरविंद जी का भी रहा है हमारे पूरे जिले की सफलता के पीछे। तो डाइट प्रिंसिपल सर, सम्मानीय रमजान खान सर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो
आप हमारी पूरी टीम को संबोधित करेंगे तो हमें खुशी होगी। हेलो, आवाज आ रही है सर? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। सम्मानीय डीपीसी महोदय, हमारे डॉक्टर जड़िया पुष्पे जी और समस्त जिले के जो हमारे जो 2 ब्लॉक के हमारे प्रधान अध्यापक और अन्वेषक जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूं। हमारे डीपीसी सर ने विस्तार से आपको पूरी बेसलाइन टेस्ट की जो मूल चीज़ें हैं उन पर प्रकाश डाला है। निश्चित रूप से आपके निर्देशन में हम सब लोग काम कर रहे हैं और प्रयास हमारी टीम इतनी अच्छी है जिले की कि सारी चीज़ों को हम बहुत व्यवस्थित ढंग से करते आए हैं। तो निश्चित रूप से ये जो बेसलाइन टेस्ट है, उस बेसलाइन टेस्ट को भी हमें उसी मनोयोग से कार्य करना है, जिससे राज्य में जो हमारी एक पहचान बनी हुई है वो हमारी पहचान कायम रह सके। हमारे जो खास करके क्षेत्र अन्वेषक जिनको हम नियुक्त करने जा रहे हैं, ज़्यादातर हमारे शिक्षक साथी होंगे जो आस पड़ोस के स्कूलों से संबंधित होंगे। हमारे कुछ डीएलएड के छात्राध्यापक भी हैं और एनजीओ के भी सदस्य हमारे इसमें जुड़ रहे हैं। यानी कई प्रकार के लोग हैं जो क्षेत्र अन्वेषक का काम करेंगे। तो सबसे पहले तो जो क्योंकि मूल रूप से काम इन क्षेत्र अन्वेषकों को ही करना है, टेस्ट की सारी जो प्रारंभिक प्रक्रिया से लेकर अंत तक मूल्यांकन तक का काम इनके द्वारा ही किया जाना है। तो मैं इन सबसे विशेष रूप से अनुरोध करता हूँ कि वे इस सारी प्रक्रिया को समझ लें और हम प्रयास ये करें कि हमारे कहीं पर एक तो कहीं त्रुटि ना होने पाए और हमारे ज़िले की जो एक छवि बनी हुई है वो कायम रह सके। निश्चित रूप से जो हमारे शिक्षक साथी हैं जिन विद्यालयों का चयन हुआ है इस बेसलाइन टेस्ट के लिए, वे हमारे अन्वेषकों की पूरी मदद करें। खास करके जो व्यवहारिक काम सबसे बड़ा है वो ये है कि बच्चे, क्योंकि हमें घर पर जा कर के ही इनका टेस्ट लेना है, इसलिए बच्चे कहाँ उपलब्ध होंगे उनकी जरूर हमें पहचान कर लेना है, उन्हें चिन्हांकित कर लेना है, जिससे कि जो हमारे साथी वहाँ पर अन्वेषक जाएंगे बच्चे उनको उपलब्ध हो सकें और हम आसानी से उनका टेस्ट ले सकें। तो हमारे शिक्षक साथी इन अन्वेषकों की मदद करेंगे, उनके साथ में रह कर के काम करेंगे। हमारे जो छात्राध्यापक इसमें जुड़ रहे हैं, निश्चित रूप से वे उनके लिए ये काम नया होगा, तो आप सभी उनको निर्देशित करें। वैसे हमारे छात्राध्यापक उसमें जुड़े होंगे आज, तो निश्चित रूप से वे हमारी बात को सुन रहे होंगे। अगर उनको कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़े तो निश्चित रूप से हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनको साथ में लेकर के और ये व्यवस्था करेंगे। हम सभी उम्मीद करते हैं कि हमारे ज़िले का जो ये टेस्ट में जो हमारे कार्य हैं वो हम सफलतापूर्वक उसको पूरा करेंगे और जो हमारे एक ज़िले की छवि बनी हुई है उसके अनुरूप हम सब लोग एकजुट होकर के हमारी टीम काम करेगी, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी और हमारे ज़िले की जो उपलब्धि है वह अच्छी होगी। इसके साथ साथ मैं एक संदेश और आपको देना चाह रहा हूँ आपके इसी माध्यम से कि 25-26 अगस्त को ये टीकाकरण का महाअभियान चल रहा है। तो हमारे शिक्षक साथी जो पूरे और जिन विद्यालयों का चयन नहीं हुआ है वे चूँकि उस समय फ्री रहेंगे, तो वे लोग इस महा टीकाकरण अभियान में सहयोग करें। निश्चित रूप से एक बहुत पुनीत कार्य है और ये कहीं से कोई ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है, लेकिन आप अपनी स्वप्रेरणा से सारे लोग प्रयास ही करें कि 100% इस टीकाकरण अभियान में सफलता प्राप्त हो। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि हम सब लोग मिल करके, हमारी टीम मिल करके अच्छा कार्य करेगी और हमारे ज़िले की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू सर, हम सभी को मार्गदर्शित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं संजय जड़िया सर को आमंत्रित करूंगा कि वो हम सभी को आज की ट्रेनिंग के बारे में अवगत करवाएं। सम्मानीय डॉक्टर संजय जड़िया सर। थैंक यू पुष्पेन जी।
आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर, बिल्कुल बढ़िया आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं इस बेसलाइन टेस्ट के उन्मुखीकरण कार्यक्रम में आदरणीय प्राचार्य महोदय और डीपीसी सर का स्वागत करता हूं, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारा जिला प्रगति की राह पर अग्रसर है। निश्चित रूप से हमें नए नए दायित्व मिल रहे हैं और उन्हीं में से यह एक नया दायित्व है जो राज्य के 10 जिलों को दिया गया है और उन 10 जिलों में पन्ना भी एक जिला है। तो निश्चित रूप से हमारे लिए यह एक गौरव की बात भी है, क्योंकि निश्चित रूप से इन 10 जिलों से जो परिणाम प्राप्त होंगे उन्हीं के आधार पर राज्य स्तर पर कोई नई रणनीति और योजनाएं तैयार की जा सकेंगी। साथियों, मैं सभी बीआरसीसी, बीएससी और चयनित विद्यालयों के हमारे जन शिक्षक साथी और चयनित विद्यालय के शिक्षक और इस उन्मुखीकरण कार्यक्रम में जिनके माध्यम से यह कार्य संपादित होना है, वो फील्ड इन्वेस्टिगेटर, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं इस बेसलाइन टेस्ट के उद्देश्य के बारे में आपको स्पष्ट कर दूं। वास्तव में यह बेसलाइन टेस्ट, जैसा कि अभी तक हम जो बेसलाइन टेस्ट करते रहे वह दक्षता उन्नयन पर आधारित होता था, लेकिन इस बार का जो बेसलाइन टेस्ट है यह लर्निंग आउटकम्स पर आधारित है। इसका भी मैं कारण आपको स्पष्ट कर दूं। चूंकि 12 नवंबर को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे प्रस्तावित है और यह राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे चयनित विद्यालयों में सभी विकास खंडों में आयोजित किया जाना है। तो ऐसी स्थिति में इसकी पूर्व तैयारी के लिए कि वास्तव में अभी हम कहां पर हैं और हमें क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी, क्या क्या रणनीति बनानी पड़ेगी, ताकि हमारा परफॉर्मेंस 12 नवंबर के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे में बेहतर हो सके। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यह बेसलाइन टेस्ट आयोजित किया जा रहा है। एक चीज मैं आपको और स्पष्ट कर दूं कि यह एक शोधपरक अध्ययन है, इसलिए इसके क्या परिणाम रहते हैं, इन परिणामों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी विद्यालय का परिणाम कुछ भी रहे, किसी भी शिक्षक या प्रधानाध्यापक पर कोई कार्यवाही नहीं होना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने परिणामों को प्रभावित करें। तो जैसा कि आदरणीय डीपीसी सर ने भी कहा और अरविंद सिंह जी ने भी शंका जताई कि हमें परिणामों को प्रभावित करने की ओर नहीं बढ़ना है। जो वास्तविक स्थिति आ रही है वही सामने आए तो बेहतर होगा, क्योंकि यह बेसलाइन टेस्ट सिर्फ लर्निंग गैप्स और लर्निंग लॉस को जानने के लिए किया जा रहा है। लर्निंग गैप्स से आशय बच्चों को जिस कक्षा में है उस कक्षा तक आते आते उनको क्या क्या सीख जाना चाहिए था और क्या क्या नहीं सीख पाए, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो हमारा लर्निंग गैप है। लर्निंग लॉस से आशय, तो जैसा कि अरविंद जी ने बताया था कि n-2, n-1 और n, हालांकि इस पर हम चर्चा आगे करेंगे। विगत 2 वर्ष पहले बच्चे ने क्या क्या सीखा था या क्या क्या सीख जाना चाहिए था। उदाहरण के लिए कक्षा 5 पहुंचते पहुंचते कक्षा 3 में उसने कुछ दक्षताएं प्राप्त की होंगी, कुछ दक्षताएं उसने कक्षा 4 में प्राप्त की होंगी, लेकिन जब वह कक्षा 5 में आ गया तो कितनी चीजें उसको याद हैं और कितनी चीजें वह भूल गया है, तो कितना उसका लर्निंग लॉस हुआ, यह जानने के लिए यह बेसलाइन टेस्ट किया जा रहा है। और इससे जो हमें परिणाम प्राप्त होंगे उन परिणामों के आधार पर ही भविष्य की रणनीति तैयार की जा सकेगी और हम जिला का भी परिणाम देख करके यह समझ पाएंगे कि हम अभी कहां पर हैं और हमें अभी और क्या प्रयास करने हैं ताकि हम आगे बढ़ सके। कुछ चीजें इसमें हम आपको बता दें कि बेसलाइन टेस्ट
हमारे पन्ना जिला के 5 विकास खंडों में से 2 चयनित विकास खंडों में किया जा रहा है, और ये दोनों चयनित विकास खंड हैं पवई और अजयगढ़। अजयगढ़ के कुछ चयनित विद्यालयों में यह सैंपल टेस्ट किया जा रहा है, जिनकी संख्या 43 है, 43, और पवई विकास खंड के 46 विद्यालयों में यह टेस्ट आयोजित किया जाना है। यह सूची आप लोगों से पहले शेयर की जा चुकी है, और इन विद्यालयों के कक्षा 2 से लेकर के 8 तक के बच्चों में का यह टेस्ट आयोजित होना है। तो कैसे आप सैंपल करेंगे बच्चों का, यह तरीका पहले आप लोगों से शेयर किया जा चुका है कि किन चयनित विद्यालयों में चयनित बच्चों का हमें टेस्ट लेना है। ये तरीका भी हम आपसे आगे शेयर कर लेंगे। तो जहां तक उद्देश्य की बात है, यह पूरा बेसलाइन टेस्ट सिर्फ लर्निंग गैप और लर्निंग लॉस को जानने के लिए किया जा रहा है। तो इसके परिणामों से किसी को भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपसे अपेक्षा यह है कि परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश न करें। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। आगे नेक्स्ट कर दीजिए। संजय सर, आ गई स्लाइड, मैंने कर दिया है। ये उद्देश्य पे हम चर्चा कर चुके हैं। यह टेस्ट 23 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त के बीच में चयनित विद्यालयों में और चयनित बच्चों पर किया जाना है, और यह टेस्ट फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स के माध्यम से संपादित किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा कार्य फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स को ही करना है। यहाँ पर उस विद्यालय के शिक्षक और प्रधानाध्यापक की भूमिका भी बहुत ही अहम हो जाती है। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि यह टेस्ट 23 से 28 अगस्त के बीच किया जाना है, और यह टेस्ट फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा संपादित किया जाना है। जहां तक टेस्ट के स्वरूप की बात है, तो हम पहले भी आपसे चर्चा कर चुके हैं कि यह दक्षता उन्नयन पर आधारित न होकर के लर्निंग आउटकम्स पर आधारित टेस्ट होगा, और इसमें जो कक्षाएं सम्मिलित की गई हैं, कक्षा 2 से लेकर के कक्षा 8 तक बच्चों की जो संख्या रहेगी वह न्यूनतम 8 रखी गई है और अधिकतम 20। तो यदि कहीं एनरोलमेंट अधिक है तो अधिक एनरोलमेंट में से हमें 20 बच्चों का चयन करना होगा। इसमें 3 विषयों को शामिल किया गया है, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। तो जो आप लोगों को टेस्ट बुकलेट प्राप्त होगी उसमें हिंदी के 15 प्रश्न, अंग्रेजी के 15 प्रश्न और गणित के 15 प्रश्न रहेंगे। ये सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या बहुविकल्पी प्रश्न पर आधारित होंगे, लेकिन कुछ प्रश्न हो सकते हैं कि जिसमें बच्चों को हल करना पड़े या लिखना पड़े। तो इस प्रकार से प्रत्येक बुकलेट में, प्रत्येक कक्षा की बुकलेट में अधिकतम 45 प्रश्न शामिल रहेंगे। जहां तक इसमें लर्निंग आउटकम्स की कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स शामिल किए गए हैं, तो यहाँ पर जैसा कि अभी अरविंद सिंह जी ने भी बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण जिस कक्षा में वह अध्ययनरत है उस कक्षा के चयनित लर्निंग आउटकम्स, जिस कक्षा में अध्ययनरत है उसके पूर्व की कक्षा के कुछ चयनित लर्निंग आउटकम्स, और विगत 2 वर्ष पूर्व वह बच्चा कहाँ था, किस कक्षा में था, उस कक्षा से संबंधित कुछ लर्निंग आउटकम्स। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों का चयन किया गया है और टेस्ट बुकलेट तैयार की गई है। ठीक है पुष्पन जी, नेक्स्ट कर दीजिए। तो विद्यालयों के लिए जो सामग्री उपलब्ध कराई जाना है, हालांकि इस पे डीपीसी सर चर्चा कर चुके हैं। इसमें कक्षा 2 के लिए और कक्षा 3 के लिए एक एक बुकलेट दी जाएगी। उस
बुकलेट में जो प्रश्न हैं कक्षा 2 और 3 के लिए, उन प्रश्नों को हमारे फील्ड इन्वेस्टिगेटर शिक्षकों की सहायता से बच्चों से करेगा और बच्चों के द्वारा जो रिस्पांस प्राप्त होते हैं उन रिस्पांस को मूल्यांकन पत्रक में अंकित करेगा। कक्षा 4 से लेकर के 8 तक के लिए बच्चों के मान से बुकलेट प्राप्त होगी। तो यह बुकलेट बच्चों से ही हमें हल कराना है, लेकिन बच्चों को हमें आवश्यक निर्देश देने होंगे और समझाइश देनी होगी कि किस प्रकार से वह इनको हल करें। और बच्चों के द्वारा जो रिस्पांस आते हैं उनको हमें मूल्यांकन पत्रक में जाकर के दर्ज अंकित करना है। इसके लिए आपको विद्यालयवार, कक्षावार और विषयवार आपको विद्यार्थीवार मूल्यांकन पत्रक प्राप्त होगा, जिसमें जिस विषय से संबंधित आप बच्चों से प्रश्न करते हैं, बच्चों के रिस्पांस को आपको उसी मूल्यांकन पत्रक में अंकित करना होगा। जब विद्यालय के हम सभी कक्षाओं का बच्चों का टेस्ट ले चुके होते हैं और मूल्यांकन पत्रक में हम उनको दर्ज कर लेते हैं, तो फिर उस विद्यालय का एक विद्यालय संकलन प्रपत्र तैयार किया जाना है, जिसमें यह पूरी जानकारी अंकित की जाएगी। तो ये सामग्री आपको प्राप्त होगी, तो कृपया करके जब आपको सामग्री प्राप्त होती है तो इसका मिलान कर लीजिएगा। सामग्री आपको बीआरसी के माध्यम से उपलब्ध होना है, जिसकी प्रक्रिया आदरणीय डीपीसी सर ने पूर्व में आपको बता दी है। आगे बढ़ा दीजिए जी। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि सागर संभाग में पन्ना जिला का चयन हुआ है और पन्ना जिला के 2 विकासखंड अजयगढ़ और पवई का चयन इसमें किया गया है। अजयगढ़ के 43 स्कूल्स हैं और पवई के 46 स्कूल्स हैं। टोटल पन्ना जिला में 89 विद्यालयों में यह बेसलाइन टेस्ट आयोजित किया जाना है। ठीक है, नेक्स्ट कर दीजिए। अब टेस्ट की प्रक्रिया क्या होगी? यह टेस्ट फील्ड इन्वेस्टिगेटर या क्षेत्र अन्वेषक के द्वारा प्रशासित किया जाएगा। उन्हीं के द्वारा बच्चों का टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि उनके बिना सहयोग के यह कार्य संपादित नहीं हो सकता है। तो शिक्षक और फील्ड इन्वेस्टिगेटर आपस में समन्वय स्थापित करें और जो चयनित बच्चे हैं, सभी चयनित बच्चों का यह टेस्ट आयोजित करें। जहां तक विद्यालय में कक्षाओं की बात है, तो कक्षा 2 से लेकर के कक्षा 8 तक के चयनित बच्चों पर यह टेस्ट आयोजित होना है, जिसमें न्यूनतम संख्या रहेगी कक्षावार 8 और अधिकतम संख्या रहेगी 20। और ये कार्य आप लोग संपादित कर चुके हैं। यहाँ पर एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि भले ही आप लोगों ने बच्चों का चयन कर लिया है, इनमें यह चीज जरूर देख लीजिएगा और यह जानकारी आपके पास होना चाहिए कि जो बच्चे चयनित किए गए हैं उनमें से कितने बच्चे आपके डिजिलैब कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप मूल्यांकन से जुड़े हुए हैं, और ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनके पास में डिजिटल संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो सभी तरह के बच्चों का, दोनों तरह के बच्चों का समावेश चयन करते समय ध्यान रखना है और यह जानकारी आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। नेक्स्ट कर दीजिए। अन्वेषक को शाला आवंटन व नियुक्ति आदेश जारी करना, यह कार्रवाई हमारी पूर्ण हो चुकी है और आप लोगों को ग्रुप में शेयर भी की जा चुकी है कि किस विद्यालय में हमारे कौन से क्षेत्र अन्वेषक या फील्ड इन्वेस्टिगेटर उपस्थित होंगे और आपके विद्यालय का टेस्ट को संपादित कराएंगे। तो कृपया करके विद्यालय के शिक्षक, फील्ड इन्वेस्टिगेटर, इसमें मोबाइल नंबर भी दिया गया है, तो कृपया करके टेस्ट के पूर्व उनसे चर्चा कर लें और आपस में समन्वय स्थापित कर लें। नेक्स्ट
सैंपल सालों में बेसलाइन टेस्ट किस प्रकार से आयोजित किया जाएगा, यह इस स्लाइड में आप लोग देख पा रहे होंगे। तो जैसा कि चर्चा की जा चुकी है कि बेसलाइन टेस्ट का संपादन क्षेत्र अन्वेषक द्वारा किया जाएगा और विद्यालय के शिक्षक सहयोगकर्ता के रूप में उनका सहयोग करेंगे। प्रति कक्षा न्यूनतम 8 बच्चे और छात्र संख्या अधिक होने पर अधिकतम 20 बच्चों का रैंडम आधार पर चयन कर आपको सूची क्षेत्र अन्वेषक को उपलब्ध कराना होगा। साथ ही चूंकि अभी कोरोना पीरियड है, बच्चे हमारे आ नहीं रहे हैं, तो बच्चे कहाँ पर उपलब्ध होंगे? यदि आप लोगों का कोई मोहल्ला स्कूल चल रहा है जहां पर 4 या 5 बच्चे इकट्ठे होते हैं, तो किस जगह पर उपस्थित होते हैं, वहां पर जाने में और बच्चों का टेस्ट लेने में विद्यालय के शिक्षकों को सहयोग करना होगा। टेस्ट बच्चों के घर जाकर के लिया जाएगा। यदि बच्चों की संख्या अधिक है और यदि आप कोई व्यवस्था बना पाते हैं कि किसी मोहल्ला टोला में किसी कक्षा के बच्चों को आप इकट्ठा कर सकते हैं, 4 या 5 बच्चों को, तो उनको एक साथ करके भी आप टेस्ट ले सकते हैं। लेकिन यह व्यवस्था आपको अपने विद्यालय कहाँ पर है आपका, क्या व्यवस्थाएं वहां पर हो सकती हैं, ये आपको तय करना होगा। टेस्ट की समय सीमा आपको ध्यान रखना है कि यह 23 से 28 के बीच में संपादित करना है। चूंकि कक्षा 2 और 3 के बच्चों का टेस्ट हमें लेना है एक बुकलेट से, तो निश्चित रूप से इन बच्चों को आपको इकट्ठा करना होगा, या फिर घर जाकर के भी लेते हैं तो एक ही बच्चे का टेस्ट ले पाएंगे। कक्षा 4 से लेकर के 8 बच्चों का चूंकि विद्यार्थीवार बुकलेट उनको प्रदान की जाना है, तो प्रत्येक बच्चे को अलग अलग बुकलेट पे कार्य करना है। इसके लिए आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि कक्षा 4 से 8 के बच्चों से मिलकर के आप बुकलेट उनको प्रदान करें। बुकलेट प्रदान करने के साथ में कैसे हल करना है, ये निर्देश उनको प्रदान करें। और जिन बच्चों को आपने बुकलेट उस दिन दी है, कृपया उसी दिन आप शाम को जब बाकी बच्चों से आप चर्चाएं कर लें, तो वापस लौटते समय उन बच्चों का आप लोग टेस्ट बुकलेट कलेक्ट कर लें। तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि दोबारा अगले दिन आपको उन बच्चों के पास नहीं जाना होगा। इसमें भी अगर आप कोई व्यवस्था अपने स्तर से बना सकते हैं तो ये आपके ऊपर है कि आप वहां की परिस्थितियों के अनुसार क्या तय करते हैं। लेकिन आपको और आपके फील्ड इन्वेस्टिगेटर को यह सारी चीजें स्पष्ट होना चाहिए कि किस प्रकार से आप टेस्ट को आयोजित कर रहे हैं। तो दूसरी चीज, किस तारीख में आपको किन बच्चों का टेस्ट लेना है, यह भी रूपरेखा आपको पहले से तय करनी होगी कि 23 तारीख को आप किस कक्षा के किन किन बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं, 24 तारीख को कौन सी कक्षा के कौन कौन से बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं। तो 5 दिन का अगर आप लोग पहले से एक चार्ट तैयार कर लेंगे तो यह सुविधा करेगा आपके लिए कि आपको किन किन बच्चों से संपर्क करना था, किन किन का हो गया और किन का शेष रह गया। तो वैसी स्थिति में आपको यह सहयोग करेगा ताकि आप समय सीमा में अपने कार्य को संपादित कर पाएंगे। कक्षा 2 और 3 के बच्चों को टूल दिखाते हुए उनके उत्तर को विद्यार्थीवार मूल्यांकन प्रपत्र में जो कक्षावार और विषयवार आपको उपलब्ध कराया गया है, तो कक्षा 2 का अलग बनाएंगे, हिंदी का अलग, गणित का अलग और अंग्रेजी का अलग। उन मूल्यांकन पत्रक में बच्चों के द्वारा जो रिस्पांस दिए जा रहे हैं वो आपको उसमें अंकित करना होगा। कक्षा 4 से 8 के बच्चों के घर जाकर बच्चों को टूल हल करने संबंधी आवश्यक निर्देश आपको देना है, टूल उनको उपलब्ध कराना है और फिर हल करने के लिए कम से कम 2 घंटे का समय देना है। सुविधा के अनुसार बच्चों द्वारा हल किया हुआ टूल या तो आप उसी दिन प्राप्त कर लें
या अगले दिन प्राप्त कर लें। लेकिन बेहतर होगा कि जिस तारीख में आपने जिन बच्चों का तय किया हुआ है उनका टूल उसी दिन आप कलेक्ट कर लें। तो अगले दिन फिर आपको उस गांव में, उस मजरे में आपको फिर दोबारा नहीं जाना होगा। बच्चों के टेस्ट पेपर की जांच क्षेत्र अन्वेषक द्वारा की जाएगी और बच्चों के रिस्पॉन्स को विद्यार्थीवार मूल्यांकन पत्रक में, जो आपको कक्षावार और विषयवार प्राप्त होगा, उसमें आपको अंकित करना है। विद्यार्थीवार मूल्यांकन पत्रक हमारे क्षेत्र अन्वेषक इसको तैयार करेंगे शिक्षकों के सहयोग से, और फिर इन विद्यार्थीवार मूल्यांकन पत्रक को तैयार करके फिर शाला प्रमुख को उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पर आप एक काम और भी कर सकते हैं कि चूंकि हमारा यह टेस्ट 23 तारीख से प्रारंभ होना है और 22 तारीख को हमारा एक बड़ा पर्व रक्षाबंधन है, तो निश्चित रूप से उसके पहले आप विद्यालय में जाकर के कार्य नहीं कर पाएंगे। लेकिन 23 तारीख को जब आप विद्यालय पहुंचेंगे तो शाला प्रमुख और शिक्षकों की सहायता से टूल में जो जानकारी भरी जाना है, विद्यार्थी मूल्यांकन पत्रक में बच्चों के जो नाम लिखे जाना है, यह कार्य आप लोग पहले कर लीजिए। यदि यह कार्य आप पहले कर लेंगे तो बाद का जो आपका समय बच्चों का टेस्ट लेने में एंगेज होना है, वो समय आपका बचेगा। बाद में जो आपको जानकारियां भरनी होती हैं वो समय आपका बचेगा। तो जिन जानकारियों को टेस्ट प्रारंभ करने के पहले भरा जा सकता है, चाहे टूल में, चाहे विद्यार्थीवार मूल्यांकन पत्रक में, चाहे शालावार संकलन प्रपत्र में, तो जो जानकारियां भरी जा सकती हैं उनको जरूर टेस्ट प्रारंभ करने के पहले आप भर लीजिए। तो यह आपको बाद में आपका समय बचाएगा। क्षेत्र अन्वेषक बच्चों को टूल वितरित करते समय यह स्पष्ट करेंगे कि यह टेस्ट केवल शोधपरक अध्ययन के लिए है। अतः इस टेस्ट को हल करने में बच्चे किसी पुस्तक या अध्ययन सामग्री अथवा अपने अभिभावक की सहायता न लें, बल्कि अपने ज्ञान के आधार पर ही उत्तरों को हल करें। बेसलाइन टेस्ट में विद्यालय के शिक्षक सहयोगकर्ता के रूप में फील्ड इन्वेस्टिगेटर को सहयोग प्रदान करेंगे। बच्चों को बेसलाइन टेस्ट टूल कक्षा 4 से 8 में वितरित करना है तो उनको वितरित किया जाएगा। लेकिन बच्चों को यह स्पष्ट कि टूल में किसी प्रकार की ओवर राइटिंग, किसी भी प्रकार का चिन्ह वो या उनको खराब ना करें, सिर्फ अपने प्रश्नों को हल करें और अपने रिस्पॉन्स को उसमें दर्ज करें। तो जो भी उसमें उत्तरों की प्रविष्टि करना है वह सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि यह देखने में आया है कि कई बार वो क्या करते हैं कि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आ में भी उत्तर लगा दिया, बा में भी लगा दिया, फिर किसी एक में क्रॉस किया। तो ये इन सारी प्रक्रियाओं से आप लोग परिचित हैं, तो कृपया करके टूल देते समय ये निर्देश बच्चों को जरूर दें कि अपना एक ही उत्तर आराम से लगाए, लेकिन समझ करके लगाए और एक ही उत्तर अंकित करें। बच्चों से कहें कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से केवल एक ही विकल्प सही है और उसी सही विकल्प को चुन करके ही उस पर गोला लगाएं। बेसलाइन टेस्ट बुकलेट में 3 विषय हिंदी, अंग्रेजी और गणित के कुल 45 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। बच्चों को प्रश्नों के उत्तर देने में कोई संकेत ना दें और ना ही उनकी मदद करें। यदि प्रश्न उनकी समझ में नहीं आ रहा है तो प्रश्न की समझाइश जरूर दे सकते हैं। प्रत्येक
प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए लगभग 2 मिनट का समय लगता है। टेस्ट पूर्ण करने के लिए लगभग 2 घंटे मतलब 120 मिनट का समय उनको दिया जाना है। टेस्ट पूर्ण करने के बाद कक्षा 4 से 8 के बच्चों की सभी टेस्ट बुकलेट्स आप कलेक्ट कर लेंगे। चूंकि कक्षा 2 और 3 का टेस्ट फील्ड इन्वेस्टिगेटर द्वारा एक ही बुकलेट के माध्यम से लिया जाना है और उनके उत्तरों को विद्यार्थीवार मूल्यांकन पत्रक में अंकित किया जाना है, तो कक्षा 2 और 3 के बच्चों के लिए आपको अलग तरह की रणनीति बनानी होगी और कक्षा 4 से 8 के बच्चों के लिए अलग तरह की योजना तैयार करनी होगी। तो इसमें फील्ड इन्वेस्टिगेटर और शिक्षक आपस में समन्वय स्थापित करें और कार्य को संपादित करें। टेस्ट पेपर की जांच करते समय प्रत्येक प्रश्न के सामने सही उत्तर के लिए 1 अंक देना है और गलत उत्तर के लिए 0 अंकित करना है। तो इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि जब विद्यार्थीवार मूल्यांकन पत्रक में आप उनकी बुकलेट को जांच करके या उनके रिस्पॉन्स को आप अंकित करेंगे तो सही रिस्पॉन्स को 1 अंक देना है और गलत रिस्पॉन्स को 0 नंबर देना है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। और अंत में मूल्यांकन पत्र के अनुसार प्रत्येक प्रश्न का टोटल आ जाएगा कि जितने बच्चे थे उनमें से कितने बच्चों ने पहले प्रश्न को सही हल किया है, दूसरे प्रश्न को कितने बच्चों ने सही हल किया है। तो जब योग आप करेंगे तो इससे आपको मालूम चल जाएगा कि पहले प्रश्न में क्या था और कितने बच्चों ने उसको सही हल किया है। तो सही रिस्पॉन्स के लिए आपको 1 अंकित करना है और गलत रिस्पॉन्स के लिए आपको 0 अंकित करना है। अब बेसलाइन टेस्ट के परिणामों की डाटा एंट्री और परिणाम का विश्लेषण कैसे किया जाएगा। टेस्ट पेपर की जांच ये फील्ड इन्वेस्टिगेटर द्वारा की जाएगी शिक्षकों के सहयोग से एवं विद्यार्थीवार मूल्यांकन पत्रक हिंदी, गणित एवं अंग्रेजी में कक्षावार बच्चों के रिस्पॉन्स अंकित किए जाएंगे और इसमें फील्ड इन्वेस्टिगेटर अपने हस्ताक्षर करेंगे। विद्यार्थीवार मूल्यांकन प्रपत्र के आधार पर शालावार संकलन प्रपत्र भरा जाएगा। तो चूंकि प्रत्येक शाला में 2 से लेकर के 8 तक के बच्चों का रिस्पॉन्स भरा जाना है, तो यहाँ पर आपको कक्षा 2 से बच्चों के रिस्पॉन्स लेते हुए कक्षा 2 से लेकर के 8 तक के जो टोटल रिस्पॉन्स आ रहे हैं वो आपको संकलन प्रपत्र में भरना है। शालावार संकलन प्रपत्र के आधार पर परिणामों की प्रविष्टि विद्यालय के प्रधानाध्यापक या शिक्षक द्वारा एम शिक्षा मित्र ऐप पर की जाएगी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर कार्य पूर्ण होने के बाद जो आपको शालावार संकलन प्रपत्र दे रहे हैं उस शालावार संकलन प्रपत्र की एंट्री एम शाला मित्र ऐप में किया जाना है और यह कार्य हमारे संस्था प्रमुख या शिक्षक को संपादित करना है। सर बीच में टोकना चाहेंगे, थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। पवई विकास खंड में जो लोग शैलेंद्र जी वगैरह बैठे हैं, जब आपस में बात कर रहे होंगे आप लोग, तो जो जड़िया सर बता रहे हैं उस पर कैसे ध्यान आप दे पाएंगे। शैलेंद्र जी पवई से आवाज आ रही होगी, आप लोग आपस में बात न करें, सर जो बात कर रहे हैं उसे ध्यान करें और अन्य लोग भी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो लोग ध्यान रखें। प्रशिक्षण लेना है आपस में, अभी आपको वार्तालाप नहीं करना है। सर ओके सर, थैंक यू भैया। देखिए, कार्य की गंभीरता को आपको स्वयं सोचना चाहिए। यह उन्मुखीकरण कार्यक्रम हम फेस टू फेस मोड में नहीं कर पा रहे क्योंकि कोरोना की परिस्थितियों में हम मिल ही नहीं पा रहे हैं। निश्चित रूप से हम डिजिटल संसाधनों का उपयोग करके एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं, लेकिन कार्य की गंभीरता को देखते हुए जितना आप बेहतर सुन पाएंगे, जितना समझ पाएंगे,
फील्ड में जाकर के उतना ही कार्य आपका आसान होगा, क्योंकि निश्चित रूप से फील्ड में जाने के बाद भी हमारे बहुत से प्रश्न नए उभरेंगे और उनके समाधान के लिए निश्चित रूप से आप उस अवधि में परेशान होंगे। तो कृपया करके सारे बिंदुओं पर सावधानी पूर्वक और गंभीरता पूर्वक आप सुन लीजिए, मनन कर लीजिए, और उसके बाद आपको कोई प्रश्न लगते हैं तो इस कार्यक्रम के अंत में आप लोग हम लोग प्रश्नोत्तर सेशन रखेंगे, जिसमें आप अपनी समस्याओं को रख सकते हैं और हम आपका समाधान करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पुष्पेन जी, और आगे बढ़ा दीजिए। हाँ, ये साथियों, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यह लर्निंग आउटकम आधारित प्रश्नवार जो रिस्पॉन्स बच्चों के द्वारा अंकित किया जाएगा वो किस तरीके से किया जाएगा। तो यह, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह कक्षावार भी है और विषयवार भी है। तो जैसे कक्षा 2 के 3 विषयों के लिए आपको अलग अलग ये विद्यार्थी मूल्यांकन पत्रक बनाना होगा। तो जितनी कक्षाएं हैं आपकी 2 से लेकर के 8 तक, मतलब 7 कक्षाएं हैं, तो 7 कक्षाओं के लिए 21 प्रपत्र आपको ये तैयार करने होंगे। तो जैसा कि हमने पूर्व में भी आपसे कहा था कि इस प्रपत्र में आप बच्चों के नाम चाहें तो पहले से लिख लें, तो बाद का आपका काम आसान होगा। जब बच्चों के रिस्पॉन्स आपको मिल जाते हैं, विशेषकर रिस्पॉन्स जो आपको लेना है कक्षा 2 और 3 के, तो बच्चों से जो उत्तर मिल रहे हैं वो आप डायरेक्ट इसी मूल्यांकन पत्रक में अंकित करते जाएं। तो इस प्रकार से आपका काम सहज होता जाएगा। अब कैसे आपको करना है, तो यहाँ पर जैसे शुरू में बात आई थी, हमारे डॉक्टर अरविंद सिंह जी ने आपको बताया था कि n-2, n-1 और n। तो इस प्रपत्र में आप देख पा रहे होंगे कि शुरू में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इसके ऊपर लिखा हुआ है n-2, मतलब 3 प्रश्न हमारे n-2 के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन 7, मतलब 4 प्रश्न, ये n-1 के लिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 15, मतलब 8 प्रश्न, इसके ऊपर आप लोग n लिखा देख रहे होंगे। तो उदाहरण के लिए यदि कक्षा 8 के बच्चों का आप टेस्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो n लिखा हुआ है ये कक्षा 8 की मूलभूत दक्षताएं या लर्निंग आउटकम्स को बताता है। तो यहाँ पर जो 8 से लेकर के 15 के प्रश्न होंगे, ये कक्षा 8 के लर्निंग आउटकम से संबंधित होंगे। n-1 मतलब कक्षा 8 से पूर्व की कक्षा, तो कक्षा 7 होगी। तो यहाँ पर जो 4 प्रश्न होंगे, चाहे वह हिंदी के हों, चाहे गणित के हों या अंग्रेजी के हों, ये 4 प्रश्न कक्षा 7 के लर्निंग आउटकम से संबंधित होंगे। n-2 मतलब 8 से 2 वर्ष पहले की कक्षा, तो कौन सी होगी? कक्षा 6। तो यहाँ पर जो प्रश्न होंगे 3 प्रश्न, ये कक्षा 6 के लर्निंग आउटकम से संबंधित होंगे। तो इस प्रकार से जो इसका चिन्हांकन किया गया है, और जो बुकलेट क्वेश्चन बुकलेट में 15 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, उनको इस प्रकार से विभाजित किया गया है कि 3 प्रश्न 2 वर्ष पूर्व की कक्षा के रहेंगे, 4 प्रश्न 1 वर्ष पूर्व की कक्षा के रहेंगे, और 8 प्रश्न जिस कक्षा में वह बच्चा अध्ययनरत है उस कक्षा से संबंधित रहेंगे। कैसे भरना है ये भी आप इसमें देख पा रहे हैं कि अगर पहला बच्चा रमेश है, जिसने पहले क्वेश्चन में सही रिस्पॉन्स दिया, तो वहां पर क्वेश्चन के नीचे 1 लिखा हुआ है। तीसरे प्रश्न में उसने गलत उत्तर दिया था, तो वहां पर 0 लिखा हुआ है। तो यही प्रक्रिया आपको प्रत्येक प्रश्न में अपनाना है कि जिस प्रश्न का बच्चा सही रिस्पॉन्स दे रहा है उसके लिए 1 हमें अंक देना है, और यदि वह गलत रिस्पॉन्स दे रहा है तो हमें 0 लिखना है। और यही प्रक्रिया कक्षा 2 से लेकर के 8 तक सभी विषयों में आपको जांच करते समय करना है, और इसी प्रकार से आपको विद्यार्थी मूल्यांकन प्रपत्र में ये जानकारी अंकित करना है। नेक्स्ट कर दीजिए कुछ नहीं।
इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं शालावार संकलन प्रपत्र। इस प्रपत्र में अगर आप देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले कॉलम में कक्षा लिखी हुई है। तो चूंकि हमारी कक्षाएं हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो ये कक्षाएं आप लोग लिख लीजिएगा पहले। दूसरे कॉलम में कक्षा 2 के कितने बच्चों की जांच की गई, कितने बच्चे आपके टेस्ट में सम्मिलित हुए, उनकी संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार से कक्षा वार आपको जितने बच्चे उस टेस्ट में सम्मिलित हुए हैं उनकी संख्या लिख देना है। फिर जो विद्यार्थी वार मूल्यांकन प्रपत्र था उसमें आपने देखा होगा कि सबसे नीचे योग आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वाइज आपको योग मिल जाएगा कि N-2 के क्वेश्चन नंबर 1 में कितने बच्चों ने सही हल किया था उसका योग। तो यहाँ की नीचे वाली लाइन में जो योग आया है यह योग आपको यहाँ पर अंकित करना है। तो निश्चित रूप से आपको शालावार संकलन प्रपत्र 3 प्रति में बनाना होगा। एक प्रति आपकी हिंदी विषय के लिए बनेगी, एक प्रति आपकी अंग्रेजी विषय के लिए बनेगी और एक प्रति आपकी गणित विषय के लिए बनेगी। तो विद्यार्थी वार मूल्यांकन प्रपत्र में जो टोटल आ रहा है उसका टोटल उठा करके आपको यहाँ पर लिखना है या अंकित करना है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें भी आपको कोई समस्या आएगी। यहाँ पर एक चीज जरूर ध्यान रखेंगे कि विद्यार्थी वार मूल्यांकन प्रपत्र में फील्ड इन्वेस्टिगेटर अपने हस्ताक्षर करेंगे और हस्ताक्षर करने के बाद शालावार संकलन प्रपत्र में इसकी जानकारी को अंकित करेंगे और अपने हस्ताक्षर करते हुए इसमें शाला प्रमुख को हैंडओवर करेंगे। शाला प्रमुख इसमें अपने हस्ताक्षर करेंगे, अपनी सील लगाएंगे और इसके बाद इस शालावार संकलन प्रपत्र की जानकारी को एम शिक्षा मित्र ऐप के माध्यम से आपको उसमें ऑनलाइन फीड करना है। शालाओं की मॉनिटरिंग नेक्स्ट कर दीजिए प्लीज। जैसा कि ये पूर्व में भी चर्चा हो चुकी है कि राज्य स्तर से जो हमारे जिला के OIC हैं उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी और किसी भी चयनित विद्यालय में उनका भ्रमण हो सकता है। संभाग स्तर से शिक्षा महाविद्यालय का के प्राचार्य और उनका स्टाफ, जिला स्तर से आदरणीय DPC, डाइट प्राचार्य, DO सर, डाइट फैकल्टी और APC, इनके द्वारा चयनित शालाओं का भ्रमण टेस्ट के दौरान किया जाएगा। ब्लॉक स्तर से BRCC और BSc शाहवान के द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी और जनशिक्षा केंद्र स्तर पर जनशिक्षा केंद्र प्रभारी और जनशिक्षक साथी हमारे इन चयनित विद्यालयों की मॉनिटरिंग टेस्ट अवधि में करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिएगा पुष्पेंद्र जी, जहां पर टेस्ट बुकलेट सैंपल दिखाया गया है। तो थोड़ा सा हम इसको आपको बता दें कि किस प्रकार का टेस्ट बुकलेट आपको मिलेगी और किस प्रकार से उसको आपको बच्चों को निर्देश देना है और उनसे रिस्पांस प्राप्त करना है। तो जैसा कि आप इसमें स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सैंपल के रूप में कक्षा 4 की बुकलेट का प्रदर्शन किया गया है। तो ऊपर लिखा हुआ है हिंदी धन अंग्रेजी धन गणित। तो यहाँ पर जो प्रश्न होंगे 1 से 15 तक वो हिंदी विषय के होंगे, उसके आगे अंग्रेजी विषय के और उसके आगे गणित विषय के 15-15 प्रश्न ये आपके रहेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 45 और हल करने के लिए समय लगभग 2 घंटे। तो इसमें आपको ऊपर जानकारियां जो भरना है, और जैसा मैंने आपसे निवेदन किया है कि बच्चों के पास जाने के पहले ही आप चाहें तो चयनित बच्चों की जानकारी को आप यहाँ पर भर सकते हैं, तो वहां पर आपका फील्ड में जाने पर समय बचेगा। तो यहाँ पर आपको विद्यार्थी का नाम लिखना है, विद्यार्थी के पिता का नाम लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है, विकासखंड का नाम लिखना है और जिला का नाम लिखना है।
यहाँ पर फील्ड इन्वेस्टिगेटर बच्चों को यह निर्देश निश्चित रूप से टेस्ट प्रारंभ करने के पूर्व उनको सुनाएं और उनको निर्देश प्रदान करें। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम पेज पर अपेक्षित सभी प्रविष्टियां कक्षा अध्यापक विषय शिक्षक की मदद से फील्ड इन्वेस्टिगेटर अनिवार्यतः पूर्ण करें। क्षेत्र अन्वेषक बच्चों को टूल वितरित करते समय यह स्पष्ट करेंगे कि यह टेस्ट केवल शोधपरक अध्ययन के लिए है, अतः इस टेस्ट को हल करने में बच्चे किसी पुस्तक, अध्ययन सामग्री या अपने अभिभावक की सहायता ना लें, बल्कि अपने स्वयं के ज्ञान के आधार पर अपने रिस्पॉन्स दर्ज करें। बेसलाइन टेस्ट में बच्चों को बेसलाइन टेस्ट टूल वितरित करें और बच्चों से कहें कि इसमें उत्तरों की प्रविष्टि सावधानी पूर्वक करें। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से केवल एक ही विकल्प सही उत्तर है, अतः केवल सही उत्तर वाले विकल्प को चुनकर के ही उस पर गोला लगाएं। उदाहरण के लिए नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं प्रश्न। तो प्रश्न जैसे लिखा हुआ है कि सुखी शब्द का विलोम शब्द है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, खुश, सुख, दुखी और परेशान। तो यहाँ पर सही उत्तर है दुखी, तो बच्चे को इसमें सी ऑप्शन पर गोला लगा देना है। तो जब फील्ड इन्वेस्टिगेटर इस बुकलेट को जांचेंगे तो यहाँ पर जो सही रिस्पांस रहेंगे उस प्रश्न के आगे 1 नंबर दे देंगे। यदि उत्तर बच्चे ने गलत रिस्पांस दिया हुआ है तो वहां पर 0 अंकित कर देंगे। बच्चों को प्रश्न के उत्तर का संकेत ना दें और ना ही मदद करें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने में लगभग 2 मिनट का समय दिया गया है और कुल टेस्ट को हल करने में मतलब 45 प्रश्नों को हल करने के लिए 120 मिनट का समय, 2 घंटे का समय दिया गया है। टेस्ट पूर्ण करने के बाद सभी टेस्ट बुकलेट्स बच्चों से वापस ले लें। यह सुनिश्चित कर लें कि जमा की गई कुल परीक्षण पुस्तिकाओं की संख्या बेसलाइन टेस्ट में सम्मिलित बच्चों की संख्या से मिलान कर रही है। तो यदि किसी बच्चे का आप बुकलेट लेना भूल गए हैं तो आपको मालूम चल जाएगा कि किससे हमें प्राप्त करना है। टेस्ट पेपर की जांच करते समय प्रत्येक प्रश्न के सामने सही उत्तर हेतु 1 तथा गलत उत्तर हेतु 0 अंकित करना है। ये चर्चा हमारी हो चुकी है। तो इस प्रकार से क्रम से 1 से लेकर के हिंदी के 15 तक, फिर अंग्रेजी के 1 से 15 और गणित के 1 से 15 ये प्रश्न आपके टेस्ट बुकलेट में दिए गए हैं कक्षा 2 से लेकर के 8 तक के लिए। और इन्हीं के माध्यम से हमें बच्चों से रिस्पांस प्राप्त करना है और रिस्पांस प्राप्त करके उसको विद्यार्थी मूल्यांकन पत्रक में बच्चों के रिस्पांस को क्वेश्चन वाइज हमें अंकित करना है। क्वेश्चन वाइज अंकित करने के बाद हमें उसका योग निकालना है और उस योग को हमें शाला संकलन प्रपत्र में अंकित कर देना है। तो यह इतनी प्रक्रिया है हमारी जिससे हमें बेसलाइन टेस्ट का आयोजन करना है। हालांकि आप लोग पहले से ही इन सारे टेस्ट लेते हुए आए हैं, कई सर्वे से आप लोग जुड़े रहे हैं, सारी प्रक्रिया से आप वाकिफ हैं। तो कृपया करके सावधानी पूर्वक यह पूरी प्रक्रिया हमारी संपादित करें। हमारी जनशिक्षक साथियों से अपेक्षा है कि कृपया फील्ड इन्वेस्टिगेटर और उस विद्यालय के शिक्षकों को अपेक्षित सहयोग प्रदान करें और फील्ड इन्वेस्टिगेटर और हमारे शिक्षक साथी आपस में समन्वय स्थापित करते हुए इस टेस्ट को पूरा कराएं और समय सीमा में टेस्ट पूरा करने के साथ साथ उसको जचवा भी ले। जचवाने के बाद में शाला संकलन प्रपत्र की जानकारी को एम शिक्षा मित्र ऐप में ऑनलाइन फीड भी करा दें। तो इतनी हमारी प्रक्रिया थी। अब इसमें कोई किसी को कोई समस्या रह गई हो तो वो उस पर चर्चा कर सकता है। किसी का भी कोई प्रश्न हो तो
जिसका भी समस्या हो या प्रश्न हो, कृपया अपने माइक को अनम्यूट करके आप प्रश्न कर लीजिएगा और प्रश्न करने के बाद पुनः उसको म्यूट पे कर लीजिएगा, प्लीज। तो राकेश कुमार कोरी जी, आपने हैंड रेज किया है, आप अपने माइक को ओपन करके अपनी बात को रख सकते हैं। राकेश कुमार कोरी, आपका कोई प्रश्न है? आपने हैंड रेज किया है। राकेश कुमार कोरी जी, आप सुन पा रहे हैं? अपने माइक को अनम्यूट करके अपनी बात को रख सकते हैं। हेमंत प्रताप सिंह, हेमंत प्रताप सिंह, आपने हैंड रेज किया है, आप अपने माइक को अनम्यूट करके अपनी बात को रख सकते हैं। हेमंत प्रताप सिंह, आप सुन पा रहे हैं? सुशील पांडे, पीएस हनुमना, आपने हैंड रेज किया है, आप अपने माइक को अनम्यूट करके अपनी बात को रख सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, ये जो क्लास 2 वालों बच्चों को लेना है अपन को टेस्ट, तो ये कितने बच्चों को लेना है? वही 8-10 बच्चों को लेना है कि जितने इसमें एनरोल्ड होंगे पूरे बच्चों को लेना है? हेलो। चलिए, बहुत बढ़िया। राकेश जी का प्रश्न था ये। राकेश जी, आपको पहले भी हमने आपसे कहा है कि यदि किसी कक्षा में 20 तक बच्चे दर्ज हैं तो उन सभी 20 बच्चों का टेस्ट लिया जाएगा। हो सकता है कि किसी कक्षा में 11 बच्चे दर्ज हों तो 11 के 11 बच्चों का टेस्ट लिया जाएगा। यदि किसी कक्षा में 20 से अधिक की संख्या में बच्चे हैं तो फिर आपको चयन करना होगा कि उनमें से किन 20 बच्चों का आप टेस्ट लेंगे। तो वहां पर आपको रैंडम सैंपलिंग प्रक्रिया अपनानी होगी। ये भी हो सकता है कि जो विद्यालय चयनित किए गए हैं वहां पर किसी कक्षा में 8 से कम बच्चे हों, उन सभी बच्चों का टेस्ट लिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपकी बात स्पष्ट हो गई होगी। सुशील जी, क्लियर है? जी सर। तो अधिकतम 20 बच्चों का टेस्ट लेना है और कम से कम 8 बच्चों का, अगर वहां पे नामांकन कम है तो। और अगर 20 से ज्यादा नामांकन है तो रैंडम आधार पे 20 लोगों का सिलेक्शन करना है आपको। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम किशोर जी, राम किशुन सर्वोदयी, राम किशुन जी, आप अपने माइक को अनम्यूट करके अपनी बात को पूछ सकते हैं। राम किशुन। जी सर, आ रही है सर। नमस्ते। नमस्कार सर, ये कक्षा दूसरी और तीसरी में केवल एक ही बुकलेट जो मिलेगी। हेलो। हाँ जी, हाँ आगे बताएं। तो ये सर ये पूछ रहा है कि कक्षा दूसरी तीसरी के जो बच्चे रहेंगे उनको क्या हम खाली पेपर कोई दे के उसका रिकॉर्ड भी रखना है या सिर्फ डायरेक्ट ही हम मूल्यांकन प्रपत्र में उसकी जानकारी भर देंगे? देखिए, अगर आप साफ साफ जानकारी भर सकते हैं बच्चों से रिस्पांस लेकर के, तो आप डायरेक्ट उसको मूल्यांकन पत्रक में ही रिस्पांस अंकित करिए। ठीक है ना? जी सर। कि बच्चा जो जिस प्रश्न का उत्तर दे रहा है, तो जो भी रिस्पांस दे रहा है, सही दे रहा है, गलत दे रहा है, उसके रिस्पांस को आप डायरेक्ट ही मूल्यांकन पत्रक में अंकित कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि कहीं कुछ गलती हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, तो आप उसका रफ कर लीजिए, फिर बाद में फेयर कर लीजिए। तो ये आपके ऊपर है कि कैसे में आपको सुविधा रहेगी। सर, एक प्रश्न और पूछना है। हाँ, सर, जैसे किसी विद्यालय में 2 अन्वेषक जो है क्षेत्रीय अन्वेषक नियुक्त किए गए हैं। हाँ जी। तो सर, कक्षाओं का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें कोई आधार तो नहीं रखा गया है कि किस तरीके से हम कक्षाओं का आवंटन करेंगे आपस में, किस तरीके से? देखिए, हमने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि प्रत्येक विद्यालय में 2 फील्ड इन्वेस्टिगेटर जाएंगे।
अब 2 फील्ड इन्वेस्टिगेटर के अलावा उस विद्यालय के शिक्षक साथी भी हमारे रहेंगे, जिनको उन फील्ड इन्वेस्टिगेटर का सहयोग करना है, एक सहयोगकर्ता के रूप में रहेंगे। तो हमने आपसे पहले जब चर्चा चल रही थी तब भी निवेदन किया था आपसे कि ये समन्वय आप लोग आपस में स्थापित कर लें कि किस प्रकार से आपको कार्य का बंटवारा करना है और किस प्रकार से इसको पूरा समय सीमा में पूरा आपको संपादित करना है। ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन भी साथियों के प्रश्न है वो हैंड रेज कर दें, तो मैं उनके माइक को अलाउ कर दूंगा बात रखने के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में साथी लोग जुड़े हुए हैं और सभी एक साथ बोलेंगे तो किसी की भी आवाज हम समझ नहीं पाएंगे और आपके प्रश्नों को ले नहीं पाएंगे। या तो आप चैट बॉक्स पर अपने सवाल लिख दें तो आपको आपके माइक को अलाउ कर दिया जाएगा, या फिर आप अपना हैंड रेज कर दें तो हमें पता चल जाएगा आपका कोई प्रश्न है तो हम आपको अलाउ करेंगे। विकास चंद्र लकेरा जी। सर हैंड रेज करने के लिए भी ध्यान दें सब लोग, जो नीचे माइक और पिक्चर और साउंड के लिए बना हुआ है, एक डॉट 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 बना हुआ है, उसे क्लिक करेंगे तो तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन आ रहा है हैंड रेज के लिए, उसे क्लिक करिए तो हैंड रेज हो जाएगा। जो लोग जुड़े हैं पुनः ध्यान दें, सबसे नीचे जो आपका साउंड और अन्य पॉइंट बने हुए हैं उनमें एक डॉट 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 करके 4 डॉट बने हुए हैं, उसको क्लिक करेंगे तो उससे आपको हैंड रेज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपके मोबाइल की स्क्रीन में जहाँ पे 3 डॉट्स का ऑप्शन आ रहा है वहां पे आपको जाना है और तीसरे ऑप्शन को चूज करना है, हैंड रेज लिखा होगा तो आप अपने हैंड रेज कर पाएंगे। गोविंद प्रसाद जी, गोविंद प्रसाद शर्मा, आप अपने प्रश्न को रखिए। जी सर, नमस्कार सर जी। ये निवेदन है कि जैसे एक मजरा आदिवासी टोला है, वहाँ पीएस स्कूल है और टेस्ट होना है, वहाँ जगह बच्चों के लिए बैठने के लिए नहीं है आदिवासियों के यहाँ, तो कहाँ बैठाला जाए? अन्य कोई भवन नहीं है विद्यालय के अलावा सर? शर्मा जी, ये निवेदन पहले डीपीसी साहब ने भी किया हुआ है जब डीपीसी साहब चर्चा कर रहे थे जी। ठीक है ना जी। अगर टेस्ट के निर्देशों पर चले तो टेस्ट के निर्देश ये हैं कि आपको घर घर जाकर के बच्चों का टेस्ट लेना है। जी जी, ठीक है ना, लेकिन ये आपको अपनी सुविधा के अनुसार देख लेना है कि यदि कोई ऐसी जगह आपको मिलती है कि जहां पर आप बच्चों को कुछ बच्चों को इकट्ठा कर पाए, ठीक है ना, जी। आपको तो सुविधा आदिवासियों का मकान है सर जी, ये आपको तय करना है। पूरे आदिवासियों के मकान है सर वहाँ, छोटे छोटे से। देखिए अभी एक तो यही है कि हम घर घर जाकर के टेस्ट लें, ठीक है ना, निश्चित रूप से आपको उसको समय अधिक लगेगा, लेकिन यदि कोई सुविधा मिलती समय है लगना करना है जी। लेकिन जहां पर भी आप बच्चों को 4 या 5 जितने भी बच्चों को इकट्ठा करेंगे वहां पर कोविड गाइडलाइंस का आपको पालन करना होगा। ठीक है ना? ठीक है, तो कोविड कहीं देखते हैं वो बच्चों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो वहां पर सैनिटाइजर की सुविधा हो, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था करें आप कि बच्चों को दूर दूर बिठा करके फिर टेस्ट लें उनसे, ठीक है ना। तो हमने पहले आपसे निवेदन किया है कि आपको और फील्ड इन्वेस्टिगेटर को मिलकर के ये तय करना है कि कहां पर क्या परिस्थितियां हैं और क्या किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ ठीक है ना। तो आप तय कर लीजिए जैसा भी आप करेंगे। जी जी, मैंने कहा एक छोटा सा निवेदन करूंगा ये जरूर ध्यान रखा जाए कि ऐसी स्थितियां न बने कि अपन पूरा टेस्ट विद्यालय में बच्चों को बैठा के करने लगे, क्योंकि इस समय पर लगातार प्राइवेट विद्यालयों का एसोसिएशन और प्राइवेट विद्यालय सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं, जिलों पर भी अपनी बात रख रहे हैं कि हमारे विद्यालय क्यों नहीं खुल रहे, और वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी स्थितियां उन्हें मिले कि वो ढूंढ के बता पाए कि साहब जब सरकारी में खुल रहा तो हम क्यों नहीं। तो ये जो निर्देश हैं इसके, उसके तहत ही हम आप घर जाकर करा दें। हर मजरे और टोलों में
एक कोई नीम का पेड़ लगा होता है, कोई अन्य पेड़ होते हैं, चबूतरा होता है और मौसम खुला रहता है, तो उस तरह वहां पर ये कार्य संपादित करा लिए जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा तो सर समस्या ये है, मान लीजिए जैसे आज बरसात है, आज अच्छी झड़ी लगी और उस दिन भी अगर झड़ी लग गई तो दिक्कत तो जाएगी, तो एक एक कराएंगे। ठीक, हाँ, तो फिर अपन को जो निर्देश, भाई आपको मालूम है कि ये जयपाल नगर है, ये बिल्कुल शुद्ध आदिवासियों का गांव है, कुछ वहाँ है ही नहीं। मैं उसमें और नाम की तो भाई कुछ नहीं है, आप देखते हैं सर, मैंने उसमें देखा है, जयपाल नगर में आप जाएंगे तो जी। 3 बड़े घर हैं मूल रूप से, और हाँ, उनके उसमें चबूतरे हैं बड़े, जहाँ पर विद्यालय में अपन अंदर बस्ती में जाते हैं। विद्यालय के पहले जहाँ पर पुराने समय पर विद्यालय लगता था, जब हमने जयपाल नगर खोला था, तो वहाँ हाँ, आज भी 2-3 घर हैं अच्छे। जरूरत पड़ने पर उनसे पहले से प्लान कर लें कि ऐसा कर लेंगे अपन, तो वहाँ सपोर्ट आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। कहीं और दिक्कत आती है तो पवई विकास खंड के सारे लोग, जहां पर भी जो स्थितियां बनी, मेरे नंबर हैं सबके पास। मुख्य रूप से पवई के लिए कोई भी व्यक्ति कभी भी फोन लगाएगा, मैं वहां पर कई चीजों से परिचित हूं, मैं आपको निश्चित रूप से अधिक सहयोग कर सकूंगा। भाई सर, एक और बात जोड़ना चाह रहा था अपनी बात के साथ में, कि हम आप ये जरूर ध्यान रखें, आज भी 2017 हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। 2017 मतलब जब हमने नेस का टेस्ट कराया था, और हम जब मध्य प्रदेश के किसी भी स्टेज पर जाकर बैठते थे और नेस का रिजल्ट डिस्प्ले होता था, तो हम 51वें नंबर पर गिने जाते थे और सबसे पहले खड़ा किया जाता था कि हाँ भाई, कहाँ है पन्ना, पन्ना से कौन आया है। नहीं, सही है। और वहां पर जब बाद में समीक्षा हुई तो ऐसा भी कुछ आया था कि हम आप जब परीक्षा लेने जाते हैं तो बच्चे को वही प्रश्न बोला, और अगर बच्चे को नहीं भी समझ में आया तो अगर हम आप उत्तर लिख गए, तो जड़िया सर ने स्पष्ट रूप से कहा है उस चीज को ख्याल किया जाए। बच्चे को एक बार प्रश्न समझ में ना आए, हम आप 2 बार पूछें, 3 बार पूछें, और हमें लगता है कि मिलता जुलता कुछ और अपन उदाहरण देकर उसे समझा सकते हैं कि इस तरह का प्रश्न है, तो निश्चित रूप से बच्चों के पास से जवाब आ जाते हैं। परीक्षा हम आपके लिए भी बड़ी समस्या होती है, और जब परीक्षा के नाम पर कोई सामने वाले के पास नहीं होगा, बस जगह की बात मैंने पूछी है, बाकी कुछ नहीं होगा, बाकी तो जो बच्चा बोले वही करें। मैं ओवरऑल अन्य के लिए भी सही, सबके लिए बात करता हूँ। हाँ, मैंने केवल प्लेस की बात की है। ठीक, ओके, हाँ, थैंक यू सर। अन्य कोई और साथी हो जिनके प्रश्न हो? हेलो सर। हाँ सर। हाँ बताएं भैया। सर मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे वहाँ जाएंगे परीक्षा लेने, तो बच्चों को अपन को कोविड गाइडलाइन का पालन करना है, तो उनके लिए मास्क और सैनिटाइजर वगैरह की व्यवस्था, इसका क्या कैसा रहेगा सर? मान लीजिए सर बच्चों के पास ये चीजें उपलब्ध नहीं हुई। घर में गमछा हो सकता है, रुमाल हो सकता है जी, और यदि आप कर सकते हैं तो आप कुछ तो विद्यालय स्तर पर जो स्कूल अटेंडेंसी है उसका यूज किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ी राशि नहीं खर्च होती है। एक दिन के कार्यक्रम में, एक दिन के मूल्यांकन में ज्यादा से ज्यादा 400-500 रुपए खर्च होगा, अगर अपन बेहतर व्यवस्थाएं बनाना चाहेंगे। सर यदि विद्यालय स्तर से जो बन जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि बच्चों के पास अमूमन होते नहीं है मास्क वगैरह गाँव में। विद्यालय के प्रधान अध्यापक और शिक्षक साथी होंगे, वो सपोर्ट करेंगे इस चीज के लिए। जी, तो यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप कंटिजेंसी से उपयोग कर सकते हैं सर इसमें। जी जी, हेलो सर, इसमें ये कह रहे थे कि ऐसा करें, जो जिन विद्यालयों का चयन हुआ है बेसलाइन टेस्ट के लिए, उन विद्यालय के प्रधानाध्यापक का एक कर्तव्य है कि ये उनकी व्यवस्था वो सुनिश्चित कराएं, सैनिटाइजर की व्यवस्था करें, मास्क की व्यवस्था कर दें, जिससे जो अन्वेषक जा रहे हैं उनको ये चीज़ें प्रदान कर दें। जहाँ पर भी उन्हें ऐसा लगे कि मास्क की ज़रूरत है बच्चों को, तो मास्क दे दें, सैनिटाइजर की ज़रूरत है तो सैनिटाइजर करा दें उनको, है ना। तो ये जो प्रधानाध्यापक महोदय हमारे सुन रहे हैं, वे इस बात का ध्यान रखें कि वे अपने विद्यालय के छात्रों के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर दें। सर
मैं एक कह रहा हूँ सर। पटेरिया सर। जी हाँ जी सर। जी पटेरिया। एक मुझे प्रश्नों से ऐसा लग रहा है कि हमारे क्षेत्र अन्वेषक सर पेपर कहाँ होना है इसको समझ नहीं रहे हैं। पेपर नंबर 1 शासन के स्पष्ट निर्देश है कि स्कूल में होना ही नहीं है। जी सर। दूसरा सर, पेपर कहीं मोहल्ला क्लासों में हमारा विद्यालय स्थान पर लगना है, जहाँ पहले से हमें अधिकतम 4 या 5 बच्चों को ही बुलाना है, और 4 और 5 बच्चों के बीच में हम 3 फुट की दूरी रख के परीक्षाएं करा सकते हैं। उसके साथ जैसा प्राचार्य महोदय ने कहा कि हमारे हेडमास्टर चाहे तो सहयोग कर सकते हैं, लेकिन परीक्षाएं शालाओं में नहीं होना है, न बच्चे वहां बहुत सारे इकट्ठे होना है। ये सारे प्रशिक्षण में यही बताया जा रहा है। ठीक है सर, आपका प्रश्न क्लियर हो गया होगा। जहां तक जिन साथियों ने प्रश्न पूछा था, आपका नाम नहीं आ रहा है। अगर और प्रश्न नहीं हो सिंह साहब, अगर और कोई प्रश्न ना हो तो 2 मिनट का टाइम मैं चाहता था। बिल्कुल सर। बात तो हम मेरा सभी साथियों से अनुरोध सिर्फ इतना है कि निश्चित रूप से प्रशिक्षण काफी व्यापक तरीके से और इसके बाईस से बताया गया है। कुछ जो प्रश्न है उनका निराकरण भी किया गया है, कुछ बातें ऐसी हैं जो कॉमन सेंस की होती हैं, और हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षक लोग हैं। जहाँ जैसी परिस्थितियां हैं, अगर कहीं भी आवश्यकता है तो मैं बल्कि लिखित में ही पत्र जारी कर दूंगा। बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि वो कंटेंजेंसी से मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था कर लें, ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि शासन के निर्देशों के अनुक्रम में हमें परीक्षा आयोजित करनी। हो सकता है कि हम किसी चबूतरे पे बैठे हैं और उस दिन पानी गिर रहा है। अब ये नहीं होगा कि भाई चबूतरे में तो बैठे थे, पानी गिरने लगा तो परीक्षा नहीं होगी। परिस्थितियों के अनुसार हमें अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करके जैसी उपलब्धता होगी, जहां स्थान होगा, उनसे तालमेल बिठाने के बाद हमको हर हालात में 23 से 28 के बीच में परीक्षा करनी। जैसा जड़िया साहब ने एक बात कही थी कि वो पहले से बहुत जरूरी है कि हम चिन्हित कर लें कि हम कौन से बच्चों के पास 23 को जाएंगे, कौन से बच्चों के पास हम 24 को जाएंगे। अगर 23 का कोई बैकलॉग बचता है तो हम उसे कैसे 24 को पूरा करेंगे। ये वहाँ के जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर और संस्था प्रमुख हैं, जो टीचर हैं, इनकी जवाबदारी है कि ये व्यवस्था सुनिश्चित करें। रही बात, एक बिंदु और थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा। जैसा पेपर के विषय में अर्जुन जी ने और जड़िया जी ने एक्सप्लेन किया था कि ये जो टेस्ट होना है वो जैसे कक्षा 8वीं का बच्चा है तो उसमें ये ध्यान रखें कि अभी स्कूल खुले हैं, उसमें कक्षा 8 स्तर का कोई भी प्रश्न नहीं होगा। उसकी दक्षता कक्षा 7 की है, वो कक्षा 8 में आया है तो मूल रूप से कक्षा 7 के प्रश्न होंगे या उससे 2 छोटी कक्षाओं के होंगे। तो ये ध्यान रखें कि ये चिंता ना करें कि कक्षा 8वीं में बच्चा आया, अभी तो स्कूल नहीं खुले और कक्षा 8वीं का पेपर होगा। तो उसकी लर्निंग आउटकम्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो रिलेटेड होंगे 7वीं कक्षा से या 6वीं कक्षा से या 5वीं कक्षा से। तो एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी व्यवस्थाएं और कार्य योजना अगर सही हुई, हमारा इंटेंशन अगर सही हुआ तो हमें कोई दिक्कत जाने वाली नहीं। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है या कोई प्रश्न होते हैं तो जैसा जड़िया जी ने कहा है, हो सके तो इसमें वो शेयर कर सकते हैं। वैसे मेरा तो ये मानना है कि लगभग हम लोगों के नंबर सभी टीचर साथियों के साथ होंगे, स्कूलों में अंकित है। 4-5 लोगों के मोबाइल नंबर आप नोट कर लें और कोई समस्या आए तो किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। यूपीसी एकेडमिक डॉक्टर अरविंद सिंह है, जड़िया साहब है, रमजान खान साहब है, पटेरिया जी हैं, मैं हूँ और बीआरसीसी हैं आपके। जहां आपको लगे कोई भी समस्या है तो आप तत्काल हमें कॉल करेंगे, हम आपको रिस्पॉन्ड। दूसरी बात जो अरविंद जी ने एक अच्छी बात जोड़ी थी कि क्योंकि इसमें मॉनिटरिंग में अभी कलेक्टर साहब से जब हमने नोट शीट कराई तो उन्होंने एक बात पूछी थी कि क्या इसमें जिला स्तर के अधिकारियों का सहयोग नहीं लिया जाना चाहिए। हमने उनसे निवेदन किया था कि यद्यपि शासन स्तर से सर ऐसा निर्धारित नहीं है, किंतु उन्होंने ये कहा कि भाई हमारी वैक्सीनेशन की टीम जाती है, हमारे अधिकारी फील्ड में रहते हैं, मे भी वो ये चाहें, हमसे उन्होंने सूची ले ली है, उनके पास है कि कहाँ पर परीक्षाएं हो रही हैं, मे भी अदर डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी आपके यहाँ पहुंच सकता है। दूसरी बात यह है कि भोपाल के ओआईसी को आना है, वो कहाँ जाएंगे। दूसरा, डाइट और डीपीसी के का जो स्टाफ है इसको मिला करके अभी आज हम कोशिश करेंगे कि ड्राफ्ट तैयार करके टीम गठित करेंगे।
तो कौन से डाइट मेंबर्स या जिला शिक्षा केंद्र के लोग कहाँ जाएंगे, किस ब्लॉक में जाएंगे। मतलब निश्चित रूप से प्रत्येक केंद्र में, प्रत्येक स्कूल में 6 दिनों के बीच में ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जहां कोई न कोई व्यक्ति आपकी मॉनिटरिंग के लिए ना पहुंचे। हमारी ये व्यवस्था होगी कि प्रत्येक जगह जहां जहां परीक्षा है, जिन स्कूलों में, उन स्कूलों में इन 6 दिनों में निश्चित रूप से कोई ना कोई डाइट या जिला शिक्षा केंद्र के जो एपीसी हैं, तो इन सबको मिला करके हम ये प्लानिंग करेंगे कि कहीं न कहीं 6 दिनों में से एक दिन अनिवार्य रूप से हम वहां पहुंचे। और जब कोई भी व्यक्ति किसी दिन पहुंचेगा तो आपके अभिलेखों का अवलोकन जरूर करेगा कि आपने जो परीक्षा ली है, जो डॉक्यूमेंट तैयार किए, जो वैल्यूएशन हुआ है, जो संकलन प्रपत्र बना रहे हैं, इन सब की विधिवत तैयारी होनी चाहिए। कोई भी काम कठिन नहीं है। मेरी मान्यता ये है कि काम से तो डरना नहीं चाहिए, लेकिन काम करते समय इस बात से डरना चाहिए कि हमसे कोई गलती नहीं हो। काम कठिन है, इसका डर किसी को नहीं होना चाहिए। आप सब लोगों ने बड़े बड़े से काम किए हैं, बड़ी बड़ी बोर्ड की परीक्षाएं कराई हैं, ये कोई बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है। हमारी मंशा साफ सुथरी हो, हम पूरे मन से काम करें, शासन निर्देशों का पालन करें, एक बार पढ़ लें। मेरा दोनों बीआरसीसी साथियों से अनुरोध है कि कृपया जो निर्देश आए हैं उन्हें पढ़ लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पूरा प्रशिक्षण, जो प्रेजेंटेशन हुआ है पुष्पेंद्र जी के साथ और डॉक्टर संजय जड़िया ने प्रस्तुत किया है, आप लोगों ने गौर से सुना होगा। मैंने पूरा सुना है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने सुना होगा। जिनको कहीं भी कोई दिक्कत हो, कृपया अभी पूछ लें, बाद में टेलीफोन से चर्चा करके पूछ लें। ध्यान ये रखें कि किसी भी स्थिति में हमारी परीक्षा 23 से 28 के बीच ही आयोजित होगी, चाहे पानी गिरे, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए। इसके लिए हमें तैयार रहना है कि अगर पानी गिरता है कहाँ बिठाएंगे बच्चों को। ये कार्य योजना बनाने का काम हमारे संस्था के एचएम का है कि वो देख ले कि कहाँ पर बच्चों को बिठाएंगे, किसके घर में जाएंगे। लेकिन हमें परीक्षा निर्धारित समय अवधि में करना है। एक व्यवधान अभी और आने वाला है, जो 25 और 26 तारीख है, इस पर वैक्सीनेशन का महाकुंभ प्रदेश स्तर से चलना है और उसमें ज्यादातर लोगों की ड्यूटी लगेगी। मैं ये चाहूंगा कि अगर जिन लोगों को क्षेत्र अन्वेषक बनाया गया या जो सहयोगी शिक्षक के रूप में है, अगर इनकी ड्यूटी लगती है तो मुझे तत्काल अवगत कराएं, जिससे मैं कलेक्टर साहब से अनुरोध कर पाऊं। किसी भी स्थिति में हमें परीक्षा को बाधित नहीं होने देना और जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है उसको कॉपरेट करना है, वो अन्य टीचर जाकर सहयोग कर देंगे। दूसरा, अभी अरविंद जी ने एक लाइन जोड़ी है कि जो नैस वाली बात, को बहुत अच्छी बात है कि नैस में हम 46 से 47 नंबर में पूरे प्रदेश में रहे और लगभग 2017 से आज तक इस बिंदु पर हमेशा पन्ना को डांट पड़ती रही है या कहीं ना कहीं हमको अपमानित होना पड़ा है। मॉक टेस्ट आ गए हैं, जिनके सॉफ्ट कॉपी पहुंच गई हैं। मैं सबसे उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक बच्चे तक वो मॉक टेस्ट पेपर पहुंच जाए और उन पर अभ्यास कराना शुरू कर दे। 12 नवंबर को नेस की परीक्षा होगी, उससे पहले हम इतनी तैयारी कर लें कि किसी भी तरह की कोई परीक्षा होगी हमारा परफॉर्मेंस कमजोर नहीं होगा। मैं अपनी इतनी बात कहूंगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पूरी हमारे पुष्पेंद्र जी ने, डॉक्टर संजय जड़िया और सब पूरी टीम ने इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन बना करके सबको एक एक बातें बताई, सभी की समस्याओं का निराकरण किया है। और मैं अपनी टीम को अग्रिम बधाई देता हूं कि निश्चित रूप से ये कार्यक्रम हमारा पूर्ण रूप से सफल होगा। हम निर्धारित समय सीमा में अपने काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे, कहीं कोई दिक्कतें नहीं होंगी। और फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि ऐसी विसंगतियां नहीं हो कि कल हम राज्य के सामने जलील हो। जैसा बता रहे थे कि अगर मान लीजिए कि कक्षा 8 का बच्चा है, उससे कक्षा 6 के प्रश्न नहीं बने, उससे कक्षा 7 के प्रश्न नहीं बने और 8 के प्रश्न उसके सही हो गए। 1-8% कहीं हो सकता है कि बच्चे को भूल गया 5वीं 6वीं का और 7वीं का उसको याद रहा, लेकिन ऐसी स्थिति ना हो पूर्व के उत्तर बच्चों में गलत हो और जो जिस कक्षा में है वो उससे पहले की कक्षा जिसका कि लर्निंग आउटकम टेस्ट हो रहा है, उसको प्रदर्शन बहुत हाई हो, ऐसी ना हो, मैं उम्मीद करता हूँ अपनी पूरी टीम से। मेरी शुभकामनाएं और एडवांस में आपको बधाई कि आप इस काम को सही तरीके से सही समय अवधि में पूरे अंजाम तक पहुंचाएंगे और उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम होगी तो निश्चित रूप से हम आपके साथ होंगे। कुछ मोबाइल नंबर आपके सामने दर्शित हो रहे हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं और कोई समस्या हो तो जिससे भी आप बात करना चाहें, आपको जिससे थोड़ा सा कंफर्ट लगे कि मुझको मेरी समस्या का निदान होगा, आप जब चाहें 24 घंटे में कभी भी बात कर सकते हैं। मैं एक बार प्रशिक्षण लेने वाले सभी साथियों का, पूरी बीआरसीसी टीम का और प्रशिक्षण देने वाले हमारे डाइट और
जिला शिक्षा केंद्र के स्टाफ को ढेर सारी बधाइयाँ कि आपने पूरी मेहनत और तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया और आपने हमारे संख्या पुष्पेन जी ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संजय सर और अरविंद जी, अगर कोई पॉइंट अभी रह गया है तो उसको हम ले सकते हैं, या फिर आप अगर समाप्त करना है तो वो आप। संजय सर के साथ के बाद में संजय सर का कोई बिंदु हो तो रख लें। मैं 2 बात जोड़ना चाहता हूँ लास्ट में। एक देवेंद्र जी ने हाथ उठाया हुआ है। देवेंद्र जी, आपका कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं आप देवेंद्र जी। अनिल जी आप कंटिन्यू कर लीजिए अगर कोई क्वेश्चन हो। मैं ये निवेदन कर रहा था कि निश्चित रूप से संपूर्ण मध्य प्रदेश में चिन्हित कुछ जिलों में ये कार्यक्रम हो रहा है और संपूर्ण पन्ना जिले के सिर्फ 2 विकास खंडों में ये कार्यक्रम हो रहा है और उन 2 विकास खंडों के भी चिन्हित कुछ विद्यालयों में ये कार्यक्रम हो रहा है। निश्चित रूप से सौभाग्य माने वो विद्यालय कि हमें अपने ही बच्चों का बेसलाइन करने मिल रहा है। हम चाह के भी पूरे जिले के या किसी भी स्कूल के इस कोविड पीरियड में अनुमति नहीं दे सकते, हम किसी से करा नहीं सकते कि आप बेसलाइन करो और ये सारे काम करो। लेकिन हमें चूंकि ये राज्य से आदेश मिला है और हमें पूरी प्रक्रिया दी है तो हमें ये करना है। तो इन विद्यालयों की जरूर ये जिम्मेदारी बनती है कि कृपया जो बेसलाइन टेस्ट आप कर रहे हैं, हम आप रिजल्ट तो बाहर भेज ही रहे हैं, ये आपकी अपनी विद्यालय की अकादमिक तैयारी का एक बहुत बड़ा आधार है। हम बच्चों को आगे कैसे ले जाएं, आज हमारे बच्चे कहाँ हैं। सो कृपया जो भी मूल्यांकन हो उसको आवश्यक रूप से अपने पास सुरक्षित रखें और उसके आधार पर ही प्रत्येक शिक्षक अपनी दैनंदिनी में कार्य योजना बना ले कि हमें कौन से बच्चों को कौन से स्टेज से आगे बढ़ाना है। यह बहुत अनिवार्य होगा। दूसरा, ओआईसी महोदय का विजिट है। मैं बीआरसी महोदय से अनुरोध करूंगा जितनी टीम है कि जो एक बुक वर्कबुक अभी प्राप्त हुई है, प्रयास नाम से है शायद, वो वर्कबुक आवश्यक रूप से विद्यालयों तक भेज दी जाए क्योंकि इसकी रिपोर्ट भी आयुक्त महोदय ओआईसी के माध्यम से शीघ्र लेंगे। और आयुक्त महोदय ने स्वयं भी कहा था, उन्होंने जैसे अभी एक जिले को अलीराजपुर को कहा था कि मैं खुद आ रहा हूं, लेकिन ऐसा कोई स्कूल नहीं मिलना चाहिए जहां पर ये पुस्तिका पहुंची ना हो। तो हो सकता है हमारे ओआईसी महोदय को भी ये निर्देश मिले हों, तो कृपया इस चीज का ख्याल रखेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद अरविंद जी। संजय सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं पुष्पेन जी, थैंक यू। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने एक्टिवली पूरे ट्रेनिंग को तन्मयता से लिया है। हमारे पूरे जिले के डीपीसी महोदय, डाइट प्रिंसिपल डॉक्टर संजय जड़िया जी, डॉक्टर अरविंद सिंह और विभूति सर ने हमें मार्गदर्शित किया है और निश्चित तौर पर आप सभी का क्लियरिटी बना होगा। फिर भी अगर आप लोगों के कोई प्रश्न है तो आप लोगों को हमने मोबाइल नंबर भी चैट बॉक्स पे भी साझा कर दिया है और स्क्रीन पे भी आपको दिख रहे हैं। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं वहां पे भी आप अपने प्रश्नों को पोस्ट कर सकते हैं। निश्चित तौर पे आप सभी के प्रश्नों को लिया जाएगा और एड्रेस करके आपके जवाब दिए जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन। सर ये जो आपका प्रोग्राम है मेरे ख्याल से अगर रिकॉर्डेड हो तो मैं अनुरोध करूंगा कि इसकी लिंक फिर से प्रेषित कर दें। हमारे बीच में अगर कोई शिक्षक साथी छूटे होंगे या फिर हमारे पूरी टीम को किसी को उक्त पूरे उन्मुखीकरण कार्यक्रम के कहीं पर स्टेप में कोई समझने की आवश्यकता होगी तो वो इस रिकॉर्डिंग को देख सकेंगे। अगर ऐसी सुविधा हो तो बताने का कष्ट करें। आज मैं रात तक में इसको यूट्यूब में डाल के लिंक शेयर कर दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, बैठक समाप्त की जा रही है। सभी को बहुत